उदाहरण के लिए अगर एक एक शब्द लेते हैं या इस तरह के दो शब्द ले लेते हैं जो सामान्य बोलचाल में या लिखने पढ़ने में इस्तेमाल होते हैं, बैंक और बैट। काफी लोकप्रिय शब्द हैं। बैंक हमारे आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में मिल ही जाता है कोई ना कोई, और बैट तो आजकल बच्चों के हाथ में ही होता है, जैसे ही मौका मिलता है वो उठा लेते हैं। अब कोई अगर ये कहे कि आई एम गोइंग टू द बैंक, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि वो कौन से वाले बैंक जा रहा है, नदी वाले बैंक जा रहा है या रुपये पैसे वाले बैंक में जा रहा है, या आई हैव सीन अ बैट। अब ये बैट कौन सा है, वो क्रिकेट वाला बैट है या जो पेड़ पे उल्टा लटका होता है दिन भर, जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, वो वाला है। तो देखिए चंदन, इस तरह की चीजों के लिए जो आपका सवाल था कि भाई बच्चों की हम क्या मदद कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन होता है अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में ही नहीं हिंदी में भी इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको, जिनको हिंदी के शिक्षक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। थोड़ा नाम उसका ज्यादा ही गंभीर है, अंग्रेजी में भी उसके लिए एक नाम है जो हम आपसे अभी साझा करेंगे। तो ये शब्द जो है, ये जो भाषा को सीखने सिखाने की जो सामान्य जो जो बात है, जो सामान्य सिद्धांत है, जो कि हमारे कोर्स में भी शिक्षकों से साझा किया जाएगा, कि भाषा हमेशा संदर्भों में सीखी जाती है। अगर इस वाक्य को कोई अकेला बोले तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है चंदन, और किसी के पास कोई तरीका नहीं है दुनिया में, चाहे वो अंग्रेजी का कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कि वो समझ जाए कि वो कौन से बैंक की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इसके पहले या इसके बाद एक आधा वाक्य और लिख दें, जैसे मैं कहूं कि yesterday my friend gave me 10,000 rupees, I am going to the bank। अब आप समझ सकते हो कि मैं कौन से बैंक जा रहा हूं। अब क्लियर हो जाएगा सर। और ऐसे ही मैं नीचे वाले वाक्य में देखूं, जब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो आई वांट टू प्ले एंड आई हैव सीन अ बैट, तो संदर्भ में जुड़ेगा कि हाँ मुझे खेलने जाना है, तो समझ में आ जाएगा कि आप कौन से बैट की बात करते हैं। तो ये जो बात बार बार कही जाती है, और शिक्षक साथी हमारे परिचित हैं कि भाषा हमेशा संदर्भों में सिखानी चाहिए। अगर आप ऐसे बैट का मतलब याद कराएंगे, आप थोड़ा सा सोचें कितनी मुश्किल होगी कि BAT बैट, बैट का मतलब खेलने वाला बैट, और चमगादड़। अब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया कि बच्चे कैसे तय करें कि कहाँ तो इसका मतलब खेलने वाला बैट है और कहाँ तो इसका मतलब चमगादड़ है। जी। तो राजेश जी, मेरे साथ जो शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, रमेश गुरुनानी जी, उन्होंने एक शब्द लिख के दिया है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, न्यू NEW नया वाला और KNEW न्यू वाला। तो वो उनको वो परेशानी पता है कि ये परेशानी जब बच्चों के सामने आती है तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को आगे बढ़ाए राजेश जी। तो चंदन, इस स्लाइड पे आप कई सारे ऐसे जोड़े जो गुरुनानी जी ने हमसे साझा किया, KNEW और NEW, उस तरह के उदाहरण, हालांकि वो उदाहरण तो यहाँ नहीं है, लेकिन NO नो और KNOW नो, या BLUE और BLEW। अब इनको अगर आप बोले चंदन, जैसे उदाहरण के लिए आप पहले जोड़े को बोलने की कोशिश करें, कैसे बोलेंगे? हाउ डू आई, पहला तो नो, देन नो। बहुत ज्यादा फर्क मुझे महसूस नहीं हो रहा राजेश जी। नो एक्चुअली कोई फर्क है नहीं चंदन, है नहीं ना, ये दोनों एक ही तरह से बोले जा रहे हैं। तो अगर तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, तब तो आप देख सकते हैं कि ये कौन वाला नो है या कौन वाला सन है या कौन सा राइट है या सी है। लेकिन अगर ये कोई बोल रहा है तो आपके पास कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि संदर्भों से आप मदद लें। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि संदर्भों की जरूरत होती है। और इस तरह के जो जोड़े होते हैं ना, जो गुरुनानी जी ने भी एक शेयर किया था, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। फोन एक्चुअली ध्वनियों को कहते हैं जो टेलीफोन में दिखाई देता है, सुनाई देता है, और होमो सिमिलर चीजों को कहते हैं। तो जो ध्वनियां जब एक सी होती हैं, यहाँ ध्यान दें स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन उच्चारण एक ही है, इस तरह के शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। इसकी एक दूसरी श्रेणी भी, एक दूसरा प्रकार भी हमें मिलता है चंदन। अगर अगली स्लाइड के साथ चलें तो यहां आप देखेंगे कि ये तो स्पेलिंग भी एक सी है, TEARS पहली में है और दूसरी में भी वही है, या BOW दोनों ही हैं। यहां उल्टा हो जाता है चंदन, स्पेलिंग एक सी होती है लेकिन उच्चारण अलग हो जाते हैं। आप पहले वाले को पढ़ना चाहेंगे क्या? जरूर राजेश जी की मैं ट्राई करूंगा। रिम्पी's younger sister tears her drawings,
टीयर्स रोल डाउन माई आईज। अब फर्क दिख रहा है, लेकिन स्पेलिंग सेम है राजेश जी। हाँ, तो अब आप देखें कि इस वाक्य को अगर किसी ने लिख रखा है तो आपको इस वाक्य का अर्थ उस वाक्य के आगे उस शब्द के आगे पीछे आने वाले शब्दों से समझना पड़ेगा। अगर सिर्फ टीयर्स लिखा है आपने, TEARS, तो अब नहीं समझ में आएगा। लिखा हुआ है तो आपको उच्चारण तो पता है नहीं, तो नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, फाड़ना है या आंसू है। लेकिन अगर ये एक वाक्य में है तो आप देखिए कि आपको साफ ही पता चल जा रहा है कि रिम्पी की छोटी बहन ने अपनी ड्राइंग्स को फाड़ दिया और इसलिए आप उसको टेयर्स पढ़ रहे हैं। और फिर आंखों से रोल डाउन हो रहे हैं तो आंखों से तो आंसू ही रोल डाउन होंगे, तो फिर आप उसको टीयर्स पढ़ रहे हैं। वैसे ही दूसरे उदाहरण में देखें तो द किंग एंटर्ड इन अ बो, जो वो कॉलर में लगाते हैं अक्सर सूट और कोट के साथ, बिना उसके भी लगा सकते हैं, उसको हम बो कहते हैं। तो राजा ने अपने कॉलर में बो लगा रखा था, बट विलेजर्स वर टोल्ड टू बाउ बिफोर हिम। अब ये बो है, दूसरा बाउ है, और इससे जुड़ता एक एक और शब्द मुझे ध्यान आ रहा है जिससे आप परिचित होंगे, वो है BOUH, बो एंड एरो। बो एंड एरो वाला। राजेश जी, एक शब्द आया है गुसेन जी से, डेट। 2 डेट है सर, तारीख वाला भी और आई थिंक डेट शायद आई थिंक एक ड्राई फ्रूट खजूर वाला जी, खजूर वाला। तो वो कुछ शब्द आए हैं, नाइट आया है, नाइट आया है। तो हमारे शिक्षक साथी जानते हैं कि कहाँ पे कुछ शब्द हमें परेशान करते हैं। लेकिन राजेश जी, एक और बड़ी समस्या, जब राइटिंग या फिर मैं स्पेलिंग सही बोलूं और उच्चारण भी सेम हो, तो यहाँ तो मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ अब। हाँ चंदन, ये बढ़िया उदाहरण है इस चीज को समझने के लिए कि इसके पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो अलग होती है लेकिन उच्चारण एक से होते हैं, उनको हमने होमोफोन का नाम दिया। फिर हमने कहा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग एक सी होती है और उच्चारण अलग अलग होते हैं, तो उनको हमने कहा कि ये होमोग्राफ्स हैं। ग्राफ जो है वो अक्षरों को कह रहे हैं और होमोसिमिलर को कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तो ध्वनियां भी एक सी हैं और स्पेलिंग भी एक से है, तो ये होमोफोन प्लस होमोग्राफ हो गए और इनको चंदन हम कंप्लीट होमोनीम कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप यहां भी देखेंगे कि इनके सीखने सिखाने का एक ही विकल्प है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और वो है संदर्भों का प्रयोग। कोई तरीका नहीं है अंग्रेजी का, कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक, कोई भी विद्वान ये नहीं बता सकता, अगर आप इसको वाक्य में ना लिखें, सिर्फ RING शब्द लिख दें, तो वो बता दे कि भाई इस रिंग का मतलब घंटी की आवाज है या अंगूठी है। नहीं बता सकता, संभव ही नहीं है। वो जब तक आप वाक्य में नहीं लिखेंगे, जब तक संदर्भ नहीं ले आएंगे, और इसीलिए मैं बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि चित्रों का ही संदर्भ ले आए, कहानी का संदर्भ ले आए, एक वाक्य का संदर्भ ले आए, बातचीत का संदर्भ ले आए, कोई ना कोई संदर्भ ले आए, तभी हम बच्चों को भाषा में आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। जरूर, और संदर्भों में बच्चों को मजा भी आता है। जरूर राजेश जी, मैं एक टंग ट्विस्टर आया मनोज द्विवेदी जी से जिसमें कुछ होमोनिम्स भी शायद हैं। शी वॉज सेलिंग सी शेल्स ऑन द सी शोर। थैंक यू मनोज जी, आपने और हमारी गतिविधि को रोचक बना दिया है। और राजेश जी, मैं इंग्लिश से आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल आया पंकज पंत जी का। वो जानना चाहते हैं कि क्या अंग्रेजी हिंदी के माध्यम से भी सिखाई जा सकती है क्या? एक इस पे अगर आप थोड़ा बात करें। मैं हिंदी के माध्यम से तो शायद नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदी के इस्तेमाल के द्वारा सिखाई जा सकती है। हिंदी के माध्यम में थोड़ी परेशानी मुझे लग रही है। मैं ये कहूं कि मेरे बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, उनके माहौल में अंग्रेजी नहीं है, और मैं भी अंग्रेजी में बहुत मजबूत नहीं हूं, जैसे तैसे कुछ बोल पढ़ लिख लेता हूं, और मुझे बच्चों को सिखाना है। तो ऐसे में मैं उनकी जो मातृभाषा है, और अगर मैं मान लूं कि उनकी हिंदी मातृभाषा है, तो उसकी मदद लेके मैं अंग्रेजी खूब अच्छे से सिखा सकता हूं। इसमें कोई परहेज नहीं और कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन हिंदी के माध्यम से सिखाने के रूप थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे सीमा मैडम कह रही थी, कि हम आगे भी आप लोगों से जुड़ पाएंगे, तो हम कभी अंग्रेजी कैसे बच्चों को सिखाएं,
खास करके पहली दूसरी के बच्चों के साथ अंग्रेजी सीखने सिखाने की शुरुआत कैसे करें, इस पे भी कभी बात कर पाएंगे अपने वेबिनार्स के माध्यम से, इसकी पूरी उम्मीद है।